नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि जय हूँ में। दोस्तों, हमारे द्वारा उत्तराखंड जिला सीरीज शुरू कर दी गई है और जिसके अंतर्गत हमने 2 जिले पहले ही पढ़ चुके हैं। पिथौरागढ़ को हम कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों और अल्मोड़ा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम तीसरा जिला कवर करने जा रहे हैं उस जिले का नाम है नैनीताल। नैनीताल में भी सेम चीजें जिस तरीके से हमने पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा के अंदर देखा, हमने वहां के इतिहास के बारे में जाना, भौगोलिक स्थिति के बारे में जाना, प्रशासन व्यवस्था के बारे में जाना, नदियां, पर्वत, गुफाएं, बुग्याल, वन्य जीव विहार, प्रमुख पर्यटक स्थल, मंदिर, त्योहार, उत्सव, परिवहन, सारी चीजें हम लोगों ने जिस तरीके से उन 2 जिलों की कंप्लीट की, उसी तरीके से हम नैनीताल जिले के बारे में भी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इतिहास की, तो जो आपका नैनीताल है जिला जो है दोस्तों हमारा, इसको जाना जाता है दोस्तों, इसको जानते हैं दोस्तों हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको सरोवर नगरी, ठीक है, इसको सरोवर नगरी या झीलों की नगरी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि झीलों की नगरी और सरोवर नगरी किसे बोला जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? नैनीताल। दूसरा प्रश्न बार बार पूछा जाता है दोस्तों कि नैनीताल की खोज किस शख्स के द्वारा की गई? तो 1841 में, 1841 में पी बैरन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? पी बैरन के द्वारा की जाती है। किसकी खोज? नैनीताल की। जो कहां का था? जो चीनी व्यापारी था। ठीक है, जो कहां का था दोस्तों? चीन का ये व्यक्ति था। उसके अलावा बैरन के समय इस क्षेत्र का थोकदार कौन था? नूर सिंह था। ठीक है, नूर सिंह यहाँ का उस टाइम पर क्या होता है दोस्तों? थोकदार रहता है। इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके अलावा पी बैरन ने नैनीताल में पिल्लीग्रिम लॉज नामक घर का निर्माण करवाया। अगर आपसे पूछा जाता है कि पिल्लीग्राम लॉज नामक घर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो ये करवाया गया दोस्तों किसके द्वारा? पी बैरन के द्वारा। और इनकी पुस्तक, ठीक है, पी बैरन की एक पुस्तक है दोस्तों, वंडरिंग इन द हिमालय। ठीक है, पूछ सकता है वंडरिंग इन द हिमालय किसकी पुस्तक है? तो किसकी पुस्तक है दोस्तों? पी बैरन की। तो नैनीताल की खोज की खबर, ठीक है, कब आई? तो इसकी खबर आती है दोस्तों 24 नवंबर 1841 को कलकत्ता के इंग्लिश मैन अखबार में। किसमें? इंग्लिश मैन अखबार में इस बात की क्या होती है? खबर आती है। उसके अलावा 18 सितंबर, ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ये प्रश्न यूके SSC द्वारा पूछा भी गया है किसी एग्जाम में, जो हुआ था पिछले, इनका यूके SSC ने करवाया था कि 18 जो भूस्खलन है वो कब आया था नैनीताल में। तो ये भूस्खलन का आपको ध्यान रखना है दोस्तों 18 सितंबर 1880। ठीक है, 18 सितंबर 1880 को ये सबसे बड़ा भूस्खलन आया था। कहां पर? नैनीताल के अंदर। ठीक है, प्राचीन काल में इस क्षेत्र को क्या बोला जाता था दोस्तों? खड़ देश बोला जाता था। क्या बोला जाता था? खड़ देश इस क्षेत्र को बोला जाता था। उसके अलावा आप लोगों को क्या ध्यान रखना दोस्तों? नैनीताल में 1962 तक, ठीक है, नैनीताल में दोस्तों 1962 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी रही। कौन सी राजधानी रही? तो आपसे ग्रीष्मकालीन, ठीक है, कौन सी राजधानी रही दोस्तों? ग्रीष्मकालीन राजधानी रही। ये बात आपको याद रखनी है। उसके अलावा नैनीताल कब जिला बना? 1891 में। और इसके साथ साथ कौन जिला बना था वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए, अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा का आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा गांधी जी ने 1929 को ताकुला में, ठीक है, ध्यान रखना है, गांधी जी ने 1929 में ताकुला, कहां पड़ता है दोस्तों? नैनीताल में ही पड़ता है। और ताकुला में क्या की थी? स्वराज आश्रम की स्थापना की थी। तो ये प्रश्न भी आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। 1860 में यहां पर गिरजा घर की स्थापना की गई। कब की गई गिरजा घर की स्थापना? 1860 में। क्लियर है? 1860 में यहां पर विक्टोरिया हॉल का निर्माण किसने करवाया था? मेजर गॉस्टर ने करवाया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, मेजर गॉस्टर ने यहां पर क्या किया था? विक्टोरिया हॉल का निर्माण कराया था 1860 के अंदर। तो ये चीजें हैं दोस्तों जो आप लोगों को नैनीताल के लिए याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम यहाँ की भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं। तो 4251 किलोमीटर स्क्वायर, 4251 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ का क्या है? क्षेत्रफल है। नैनी झील
इसको क्या करता है, नैनीताल को दो भागों में विभक्त करता है, जिसमें ऊपरी भाग को क्या बोला जाता है, मल्लीताल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मल्लीताल बोला जाता है। और निचले भाग को क्या बोला जाता है दोस्तों, तल्लीताल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तल्लीताल बोला जाता है। उसके अलावा आप लोगों को क्या ध्यान रखना है दोस्तों, नैनीताल उत्तर प्रदेश के साथ वह राज्य साथ क्या है, उत्तर प्रदेश तो ये सीमा बनाता है, ठीक है, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के साथ। अगर आपसे पूछे, बल्कि हल देखना, आप मैप देखोगे तो हल्की इतना से कोना लगता है इसका उत्तर प्रदेश से, लेकिन लगता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ यह सीमा बनाता है, लेकिन राज्य के 4 जिलों के साथ भी ये सीमा बनाता है। अब देखो किस किस के साथ बनती है, पौड़ी, ठीक है, अल्मोड़ा, ठीक है, चंपावत, ठीक है, उधम सिंह नगर, ठीक है, इन 4 जिलों के साथ ये क्या बनाता है, सीमा बनाता है। ठीक है, इतनी सी बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ठीक है, नैना झील के तट पर नैना देवी का मंदिर है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए किस झील के तट पर नैना देवी का मंदिर है, तो नैना झील के पास। ठीक है, उसके अलावा कुमाऊं मंडल की स्थापना कब हुई, 1854 में होती है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, नैनीताल में। कहाँ है, नैनीताल में इसका क्या है दोस्तों, मुख्यालय। इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब देखिए, मैं आप लोगों के सामने मैप रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, आप लोग देखना कि ये तहसील मैप है। सबसे पहले तो आप लोग देखिए कि एक तो ये पौड़ी किससे सीमा बना रहा है, पौड़ी गढ़वाल से सीमा बना रहा है। ठीक है, उसके अलावा ये सीमा बना रहा है उधम सिंह नगर से। ठीक है, अब देखो जो ये वाला रीजन दिख रहा है ना आपको, हल्का सा ये जो रामनगर आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ये कहां, ये सीमा जो ये रामनगर वाला जो हिस्सा है, ये इसकी सीमा लग रही है उत्तर प्रदेश से। ये वाला पार्ट मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, तो यानी कि इसकी सीमा लगती है किससे, उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, अब देखो दक्षिण में लग गया उधम सिंह नगर, पूर्व में लग गया चंपावत, आपका उत्तर में इसके है अल्मोड़ा, और पश्चिम में इसका पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रख सकते हो। ठीक है, कौन कौन से बेताल घाट कहाँ पड़ता है, यहीं पड़ता है, रामनगर नैनीताल में है, नैनीताल यहाँ का मुख्यालय हुआ। ठीक है, कोस्य कटोली, ठीक है, काला ढूंगी, ठीक है, जिम कार्बेट संग्रहालय जहाँ है, हल्द्वानी, लाल कुआं, ठीक है, धारी, सब कहां पड़ते हैं, ये सारे के सारी यहाँ की तहसीलें हैं दोस्तों नैनीताल की। एक दो बार आप लोग इस मैप को देखोगे तो डेफिनेटली चीजें आपके माइंड में क्लिक करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदियों की बात अगर दोस्तों हम करें यहाँ पर, तो नदियों की अगर हम बात करें तो बाकरा नदी, यह नदी नैनीताल से निकलती है और उधम सिंह नगर के पास जो खानपुर जगह पड़ती है, वहां से ये क्या हो जाती है, राज्य से बाहर हो जाती है दोस्तों। गोला नदी अगर आपसे पूछा है तो ये नदी भी कहां से निकलती है, यह नदी जो है दोस्तों नैनीताल के पहाड़ पानी नामक स्थान से निकलती है। देहुआ नदी यहां से निकलती है, यह नदी भी नैनीताल से निकलती है। नंदोर नदी, ये ध्यान रखना दोस्तों, यह नदी नैनीताल से निकलकर उधम सिंह नगर के नानक सागर में गिरती है। ठीक है, उधम सिंह नगर के कहां गिरती है, नानक सागर में गिरती है। कौन सी नदी, नंदोर नदी, दाबका नदी। इसका उद्गम स्थल कहां है दोस्तों, गर्म पानी है। ठीक है, तो ये कुछ नदियां हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। यहाँ के ताल दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। भीमताल, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है, भीमताल है। इसकी लंबाई 1674 मीटर और चौड़ाई कितनी है दोस्तों, 447 मीटर है। ठीक है, तो उसके अलावा यह कमलगढ़ी व कमल के लिए प्रसिद्ध है। कमलगढ़ी व कमल के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, भीमताल। यह ताल एक त्रिभुजाकार ताल है, इसके बीच एक टापू है। अगर आपसे पूछा जाता है टापू किस ताल के बीच है, तो भीमताल के बीच में। उसके अलावा नोकचो ताल, ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल कौन सा है दोस्तों, नोकचो ताल है। इसकी गहराई कितनी है, 40 मीटर है। यह पक्षियों के निवास के लिए सर्वोत्तम है और यहाँ पर विदेशी पक्षी भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलिए उसके बाद अलावा आप 7 ताल का ध्यान रखना। 7 तालों का एक समूह है। अमेरिकी मिशनरी, ये ध्यान रखना, स्टेनले जोन्स का आश्रम 7 ताल के पास स्थित है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। 7 ताल की तुलना इंग्लैंड के वेस्टमोरलैंड से की जाती है। वेस्टमोरलैंड से किसकी तुलना की जाती है दोस्तों, तो 7 ताल की जाती है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है, खुरपा ताल यहाँ पे है, सुक्का ताल यहाँ पे, सड़िया ताल यहाँ पे है, लुकमा ताल यहाँ पे है, हरीश ताल यहाँ पर है, नल ताल यहाँ पर है, कमल ताल यहाँ पर है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है दोस्तों। उसके अलावा जलप्रपात की हम बात करें, वाटरफॉल की हम बात करें, भालूगाड़, ठीक है, कार्बेट जलप्रपात, फिरकी जलप्रपात, ढोकने झरना, सुभाष धारा,
लाड़वागढ़ जलप्रपात, वुडलैंड वाटरफॉल, ठीक है, सब यहीं पर है। दर्रों की बात करें दोस्तों, चिलखिला दर्रा, याचलिकला दर्रा, चौकी घाट किला, चोरगलिया दरिया, बमोरी दर्रा, ठीक है। हिडिंबा पर्वत की बात करें, हिडिंबा पर्वत, किलवरी पर्वत, हन्नी बन्नी, ठीक है, टिपिन टॉप, ठीक है, यहीं पर है। शेर का डंडा, मनोरा पहाड़ी, ठीक है, नैना पीक, चाइना पीक, सब यहीं पर है। सून स्नो व्यू, हार्डी गढ़ी, सब यहीं पर है। देखो अगर आपसे पूछा जाता है खनिज संपदा में, आपको लोहा ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। लोहा अगर पूछा जाए तो ये सबसे ज्यादा नैनीताल में मिलता है। टिन अगर पूछा जाता है तो चमोली में मिलता है। तो इस तरीके से आप लोग जो सबसे सर्वाधिक मिलते हैं उनका तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा किस डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है और यहां से आप लोगों को बार बार प्रश्न देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों कॉर्बेट नेशनल पार्क की। स्थापना होती है दोस्तों इसकी 1936 में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कब कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना होती है, 1936 में इसकी स्थापना होती है। किस नाम से होती है? हैली नेशनल पार्क के नाम से इसकी स्थापना होती है, ठीक है। 820 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। उसके अलावा यह एशिया का व देश का पहला नेशनल पार्क है। स्वतंत्रता के बाद यानी कि 1947 के बाद इसका नाम क्या बोला जाता है दोस्तों? इसका नाम पड़ जाता है रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद फिर 10 साल बाद इसका नाम चेंज हो जाता है। 1957 में महान प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम पर इस उद्यान का नाम रखा जाता है। उसके बाद इसका प्रवेश द्वार ठिकाला नैनीताल में है। इसके मध्य पूछा जाता है दोस्तों कि पाटलिपुत्र कहाँ स्थित है? तो पाटलिपुत्र कहाँ है? जिम कॉर्बेट के बीच में स्थित है, ठीक है। उसके अलावा 1973 में देश का पहला टाइगर रिजर्व ये बना, ठीक है। उसके अलावा इस पार्क के पूर्व से रामगंगा नदी बहती है, ठीक है। जैसे फूलों की घाटी से कौन सी नदी बहती है? पुष्पावती नदी बहती है। तो यहाँ से कौन सी बहती है? रामगंगा बहती है। सबसे ज्यादा पर्यटक यहीं पर आते हैं, फिर राजा जी में आते हैं और फिर फूलों की घाटी में आते हैं, ठीक है। 2012 में इस नेशनल पार्क के चारों तरफ 500 मीटर के दायरे को साइलेंस जोन घोषित कर दिया गया। ये जो मैं आपको अब बताने वाला हूं 2013 में, ठीक है। 2013 में कॉर्बेट नेशनल पार्क में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्स फोर्स की क्या की गई दोस्तों? स्थापना की गई। तो ये आपसे इस बार पूछा गया था तब प्रश्न, ठीक है। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना। तो ये कुछ व्यूज हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जंगल का राजा और जंगल में दंगल, वो क्या बोलते हैं, जंगल में अमंगल करने वाले लोग, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे व्यूज आप लोगों के बीच रखे गए हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा व्यूज कहाँ का है? यहाँ का है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। चलिए अब अगर हम बात करें दोस्तों वनों के बारे में, ठीक है। वनों की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो वनों में हम देखें तो प्रतिशत की नजर से सबसे ज्यादा वन क्षेत्र नैनीताल जिले में प्रतिशत की दृष्टि से, ठीक है। प्रतिशत की दृष्टि से अगर पूछे तो कहां पर है सबसे ज्यादा वन? तो कहां पर है? आपका नैनीताल में है। और अगर सिंपल पूछे तो कहां है? पौड़ी में, ठीक है। उसके बाद कहां है? उत्तरकाशी में। नैनीताल के कुल क्षेत्रफल का 72.64% वन क्षेत्र है, ठीक है। कुल क्षेत्र मतलब 72% भाग कैसा है? वन वाला क्षेत्र है। जबकि वन क्षेत्र के मामले में इसका तीसरा स्थान है। तो पहला किसका है? पहला पौड़ी का है, फिर उत्तरकाशी का है और फिर किसका है? नैनीताल का है, ठीक है। उसके अलावा नैनीताल के भीमताल में ज्वालामुखी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। भीमताल में कैसी मिट्टी पाई जाती है? ज्वालामुखी मिट्टी पाई जाती है। उसके अलावा दोस्तों वन्य जीव विहार की बात करें, नंदोर वन्य जीव विहार, ठीक है। नंदोर वन्य जीव विहार है, तो ये इसकी स्थापना होती है दोस्तों 2012 में। तो जो ये नंदोर वन्य जीव विहार है ये नैनीताल और उधम सिंह नगर के बॉर्डर पे है, ठीक है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। पावलगढ़ संरक्षण आरक्षित 2000 में होता है, ये यहीं पर है। नैना देवी हिमालय बर्ड कन्वर्जेशन 2015 में इसका निर्माण होता है, ये भी कहां पर है? ये भी नैनीताल में। गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान 1995 में इसकी स्थापना होती है, ये भी कहां पर है दोस्तों? ये भी आपका नैनीताल में है। उसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में। अगर हम यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में बात करें दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर पहला स्थल पढ़ते हैं भुआली के बारे में। तो ये किस नदी के तट पे पूछा जाता है? क्षिप्रा नदी के तट पे है, ठीक है। ये जो भुआली है ये फल बाजार के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? फल बाजार के लिए
प्रसिद्ध है। 1912 में यहाँ पर टीबी सैनिटोरियम की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई दोस्तों? टीबी सैनिटोरियम की स्थापना की गई। लल्ली की छतरी नामक स्थान यहीं पर है, ठीक है। लल्ली की छतरी नामक स्थान अगर आपसे पूछा जाता है तो वो कहां पर है दोस्तों? आपका भोवाली में। काठ गोदाम, ठीक है, काठ गोदाम है दोस्तों। तो काठ गोदाम को कुमाऊं का प्रवेश द्वार बोला जाता है। अब जैसे गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसे बोला जाता है? कोट द्वार को बोला जाता है, और जिसका उपनाम क्या है दोस्तों? मोर ध्वज जिसे बोला जाता है। तो उसी प्रकार से जो काठ गोदाम है, इसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार बोला जाता है। ये क्या है? गुलाब घाटी के लिए काफी प्रसिद्ध है। कोट गोदाम जो रेलवे स्टेशन है दोस्तों, इसकी शुरुआत 1884 में हुई, ठीक है। काठ गोदाम के पास ही रानी बाग पर्यटक स्थल है। याद रखना दोस्तों, रानी बाग पर्यटक स्थल अगर आपसे पूछा जाता है तो ये कहां पर है? ये भी आपका काठ गोदाम में है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों रामगढ़ की। रामगढ़ की अगर हम बात करें तो एक रामगढ़ तो यूपी में है और एक यहाँ पर भी है, नैनीताल। इस क्षेत्र को फलों का कटोरा बोला जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि फलों का कटोरा किसे बोला जाता है? रामगढ़ को बोला जाता है। महादेवी वर्मा, ठीक है, याद रखना दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। महादेवी वर्मा संग्रहालय कहां पर है? तो ये रामगढ़ में है, ठीक है। गागर नामक पर्यटक स्थल यहीं पर है, ठीक है। गागर नामक पर्यटक स्थल अगर आपसे पूछा जाता है तो ये भी कहां पर है दोस्तों? ये भी रामगढ़ के अंदर है। अब बात करते हैं दोस्तों रामनगर, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि रामनगर किसने बसाया था? तो कमिश्नर रेमजे ने बसाया था रामनगर को। कब? 1850 में, ठीक है। रामनगर के गार्जिया नामक स्थान पर गार्जिया माता का मंदिर है, ठीक है। गार्जिया माता का मंदिर अगर आपसे पूछे दोस्तों तो ये मंदिर कहां पर है? ये रामनगर पे है, रामनगर में, ठीक है। उत्तराखंड विद्यालय परिषद, ठीक है, 2008 से कहां है? तो रामनगर में, ठीक है। 2008 से कहां है? रामनगर में। जुड़वा घाटी रामनगर में, ठीक है। पूछा जाता है जुड़वा घाटी कहां है? रामनगर में। कुछ नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। 13, अगर आप लोगों ने 13 डिस्ट्रिक्ट अच्छे से पढ़ लिए, ठीक है, अच्छे से पढ़ लिए और इनको बार बार आपने रिपीट कर लिए तो आज 60% जो भी आपका उत्तराखंड है वो आप लोगों का क्लियर हो जाता है सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सीरीज पढ़ने से, ठीक है। तो कुछ मत कीजिए, इनको आप बार बार दोहराए, ठीक है। बार बार डिस्ट्रिक्ट सीरीज को पढ़िए। 13 दिन है, आप एक टास्क लीजिए कि एक दिन में मैंने एक जिला पढ़ना है। मैं भी कुछ नहीं करता हूं दोस्तों, मैं भी अगर तैयारी में हूं तो मैं भी 2 जिले में डेली पढ़ता हूं। मेरा नियम है कि मैं 8 बजे उठता हूं और 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, ठीक है, 10 बजे तक मैं 2 जिले डेली पढ़ता हूं। बाकी मैं कुछ पढ़ूं चाहे ना पढ़ूं, लेकिन 2 जिले क्योंकि जरूरी है, क्योंकि 40 नंबर का जब उत्तराखंड आना है तो हमको इस तरीके से इसको बार बार करना पड़ेगा, बार बार चीजों को इनको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर एक एक जिला एक एक दिन में जरूर पढ़े, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों हल्द्वानी के बारे में, ठीक है। तो हल्द्वानी आपसे पूछा जाता है तो किस नदी के तट पे है? गोला नदी के तट पे, ठीक है। हल्द्वानी कहां है? गोला नदी के तट पर है। यह राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है, ठीक है। सबसे बड़ा व्यापारिक नगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों तो वो कौन है? हल्द्वानी। इसका प्राचीन नाम दोस्तों क्या था? बमोरी था। और आधुनिक हल्द्वानी का निर्माण 1834 में अगर आपसे पूछा जाता है किसने करवाया था तो विलियम ट्रेल के द्वारा किया गया था, ठीक है। हल्द्वानी में नहरें बनाने का काम किसने किया था? कमिश्नर रेमजे ने किया था। 2011 में हल्द्वानी नगर निगम बनाया गया। डाकू सुल्ताना कुआं कहां पर है? हल्द्वानी में है। नाहन पर्वत श्रृंखलाएं कहां पर है? हल्द्वानी में, ठीक है। इतनी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए दोस्तों अब यहाँ के मंदिरों के बारे में देख लेते हैं। मंदिरों में अगर हम बात करें, नैना देवी मंदिर कहां पर है? तो ये आपका कहाँ है? आपके नैनीताल में। और किसके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था? ये तो आपको याद रह ही जाएगा, लेकिन ये नाम आप जरूर ध्यान रखना, मोतीलाल शाह के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। नीम करोली मंदिर कहाँ है? आपका कहाँ है? नैनीताल में। गोलू देवता का भी यहाँ पर मंदिर है, लेकिन आपको चितई गोलू देवता का मंदिर आपको ध्यान रखना है अल्मोड़ा ऑप्शन में ना हो तो चंपावत तो ऑप्शन में ना हो तो नैनीताल, ठीक है। नैनीताल, अल्मोड़ा और चंपावत, इनका ध्यान रखना आप। मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर, गांधी मंदिर, ठीक है, लुखाम मंदिर, हैंडा खान मंदिर, पाषाण देव मंदिर, चीना बाबा मंदिर, ठीक है, मैथोडिस्ट चर्च, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें कहाँ हैं? ये आपका नैनीताल के अंदर है। मेले कौन कौन से लगते हैं? दशहरा मेला, हरियाली मेला, जिया रानी का मेला, सीतावनी का मेला लगता है, रामनवमी का मेला लगता है, बेतालेश्वर महादेव का यहाँ पर मेला लगता है। चलिए दोस्तों
अब जो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं उच्च न्यायालय भवन के बारे में, जो नैनीताल में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें उच्च न्यायालय भवन नैनीताल की, तो इसका जो निर्माण करवाया था दोस्तों, वो किसने कराया था? सर एंटोनी मैकडोनाल्ड ने करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था? सर एंटोनी मैकडोनाल्ड ने करवाया था। कब इसकी नींव पड़ी थी? 27 अप्रैल 1897 को, माफ कीजिएगा, 1897 को इसकी नींव पड़ती है और 1900 में बन के तैयार होता है। कब होता है दोस्तों? 3 साल इसका तैयार होने में इसको टाइम लगता है। ई शेप में है। ठीक है, किस शेप में है? ई शेप में है। किस शैली में बना है? गोथिक शैली में बना है। ठीक है, गोथिक शैली में बने हैं। इस राजभवन को गवर्नर हाउस भी बोला जाता है। ठीक है, गवर्नर हाउस किसको बोला जाता है? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, वो किसे बोला जाता है? वो बोला जाता है आपके इसी उच्च न्यायालय को। ठीक है, राजभवन के डिजाइन करने का जो श्रेय है वो स्टीवंस, ठीक है, ये दो नाम आपको ध्यान रखना है, स्टीवंस और ऑरिटर। ये प्रश्न इस बार पूछा गया था कि इसका निर्माण किसने कराया? तो एंटोनी मैकडोनाल्ड ने। ठीक है, लेकिन डिजाइन का श्रेय इस बार पूछ सकता है तो स्टीवंस और ऑरिटर, स्टीवंस और एरोटियर। ठीक है, इस राजभवन में कितने कमरे हैं दोस्तों? 113। तो ये आप लोगों के सामने इसका व्यू है, उच्च न्यायालय नैनीताल आप लोगों के सामने। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा हम दोस्तों बात करें यहाँ के प्रमुख संस्थानों के बारे में, तो यहाँ पर आर्यभट्ट, ठीक है, एरीज जिसे बोलते हैं, ठीक है, ये पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो ये आपका नैनीताल में है। 1954 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ? वाराणसी में। इसको 1955 में, ठीक है, ठीक कितने साल बाद इसको यहाँ पर लाया जाता है? इसको लाया जाता है नैनीताल के शेरडांडा में, इसे स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए, उसके बाद एरीज को 2004 में स्वायत्त संस्था बना दिया गया। ठीक है, अब देखो, शेर का डांडा में था ये और 1961 में इसे मनोरा की पहाड़ी पर लाया गया। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, एरीज को 2016 में, ठीक है, 2016 में देवस्थल में एशिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन को चालू किया गया। ठीक है, ऑप्टिकल दूरबीन आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि ऑप्टिकल दूरबीन जो है उसका कहां पर की जा रही है चीजें, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कहां पर? नैनीताल में। ठीक है, ये पूछ सकता है चीजें। उसके अलावा यह टेलीस्कोप भारत व बेल्जियम का सामूहिक प्रयास है। किसके सहयोग से? बेल्जियम के सहयोग से। इतनी चीजें आप लोगों को इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, अब जो आगे का जो आगे चीजें होंगी दोस्तों, उसको हम कल करेंगे। ठीक है, कुछ खामियां आ गई है, ठीक है, पता नहीं माउस काम नहीं कर रहा इसका, तो इसके आगे दोस्तों हम कल कंटिन्यू रखेंगे अपनी क्लास को। आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है, चीजों को देखते रहिए और बिल्कुल तन मन ढंग से आप लोग निरंतर नोट्स बनाएं और उनको बार बार रिवाइज करें। बाकी जय हो दोस्तों, मिलते हैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।